सर कर मैं कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 57। अक्षत और मीरा की जिंदगी में एक भयंकर तूफान आ चुका था। जहां एक और मीरा को अपना परिवार मिला, वहीं अक्षत से दूर हो गई। लेकिन अक्षत से दूर जाने की वजह क्या थी, ये सिर्फ मीरा जानती थी। अक्षत जेल में था और मीरा अमर के घर पर। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बंद कमरे के दरवाजे से पीठ लगाए वह आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। बाहर सभी लोग हैरान थे कि आखिर मीरा उन्हें खुश देखकर खुश क्यों नहीं है। अमर ने सबको वहां से जाने के लिए कहा और खुद मीरा से कहने लगी, मीरा दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। अमर की आवाज सुनकर मीरा ने दरवाजा खोल दिया। अमर अंदर आए, मीरा एक तरफ खड़ी हो गई तो अमर कहने लगा, हम जानते हैं कि आपके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे। आपकी माँ ने आपको एक क्या कहानी सुनाई और आप उसे किस नजरिए से देखती हैं हम नहीं जानते, पर हम चाहते हैं कि आप उस कहानी का दूसरा पहलू भी जानें। मीरा ने सुना तो वह अमर की ओर देखने लगी। अमर ने सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करके कहा, बैठो। मीरा सोफे पर आकर बैठ गई। अमर उसकी बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठे और कहने लगे, हम जानते हैं कि आप हमसे नफरत करती हैं, हमें पसंद नहीं करती। शादी के बाद हम और आपकी माँ साथ साथ खुश थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने एक मजबूर औरत की मदद की और फिर उसके जाल में फंसते चले गए। ये सच था कि हमने उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन हमारे और उनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं था। किसी को हमारी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब उसी औरत ने हमारा साथ दिया, सहानुभूति दी और धीरे धीरे वो हमें गलत संगतों में डालने लगी, जिससे हम शराब के आदी हो चुके थे। सावित्री जब माँ बनने वाली थी तब हमें उनसे बहुत प्यार था। जब हमने ये बात उस औरत को बताई तो उसने दवा के नाम पर हमें गर्भ गिराने की गलत दवा दे दी, जिससे हर बार सावित्री का गर्भ गिरता। तब हम नशे में रहने की आदत हो चुकी थी। बिना सच जाने हम सावित्री को वो दवा खिलाते रहे, क्योंकि वो औरत नहीं चाहती थी कि हमें सावित्री से कोई संतान हो, क्योंकि उसकी नजर हमारी दौलत और राजपुताना हवेली पर थी, जिसके इकलौते वारिस हम थे। हम उस वक्त कुछ समझ नहीं पाए और हमारी आंखों के सामने ही सब खत्म होने लगा। पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो अब बिस्तर पर आ चुके थे और एक दिन सावित्री ने वो दवा नहीं खाई और आप बच गई। आप इस दुनिया में आई जिसकी खुशी उस वक्त हमें सबसे ज्यादा हुई, लेकिन तब तक हम सबकी नजरों में गिर चुके थे और इसी वजह से आपके दादाजी ने हमारे हिस्से की जायदाद आपके नाम कर दी। हम सावित्री को सच बता पाते इससे पहले ही वो आपको अपने साथ लेकर जा चुकी थी। हम इतने बदकिस्मत थे कि आपको एक बार अपनी गोद में भी नहीं ले पाए। आपको और सावित्री को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप दोनों नहीं मिली। आप हमें उस जायदाद के लिए ढूंढ रहे थे? मीरा ने नफरत भरी लहजे में कहा। अमर मुस्कुराने लगा और कहा, अगर हमें आपकी जायदाद चाहिए होती तो हम आपको कब का खत्म करवा चुके होते, यहां लेकर नहीं आते। पिताजी जा चुके थे। हमारी बुरी आदतों की वजह से बड़े भाई साहब और उनका परिवार हमेशा के लिए भारत से बाहर चला गया। छोटा भाई भी उस हवेली को छोड़कर अपने परिवार के साथ जा चुका था। सौंदर्या भी अपने बच्चों के साथ चली गई। कोई नहीं था हमारे पास। उस हवेली में बचे थे तो सिर्फ हम पल पल पश्चाताप की आग में जल रहे थे कि हमने अपने ही हाथों अपना सब बर्बाद कर लिया। वो हवेली छोड़े हमें सालों हो चुके हैं। हमने अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया है मीरा। हमें आपकी या अपने पिता की जायदाद की ना कल जरूरत थी ना आज है। अमर की बातों में मीरा को थोड़ी सी सच्चाई नजर आ रही थी तो उसने कहा, अगर ये सच था तो आप माँ से मिले क्यों नहीं? कितने साल उन्होंने आपके बिना गुजारे हैं। स्कूल में सबके पापा आते थे, लेकिन हमारे पास पापा नहीं थे। हमें जब आपकी जरूरत थी तब आप हमारे साथ नहीं थे। फिर आज क्यों वापस आए हैं आप हमारी जिंदगी में? मीरा के सवाल पर अमर कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, एक पिता होने का फर्ज हमें खींच लाया। मरने से पहले अपने हाथों से आपका कन्यादान करना चाहते हैं।
शायद इससे हमारे ये पाप कम हो जाए। बेटियां नसीब वालों के घर में जन्म लेती है, पर हम बदनसीब थे जो आपको पिता होने का सुख नहीं दे पाए। कुछ ही वक्त है हमारे पास मीरा, उससे पहले हम आपको शादी के जोड़े में देखना चाहते हैं। एक पिता की तरह आपका विवाह संपन्न करना चाहते हैं और आपका कन्यादान करना चाहते हैं। यह हक हमसे मत छीनिए। कहते हुए उनकी आंखें छलक आई, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। मीरा बस खामोशी से सब सुन रही थी। उसे चुप देखकर अमर कहने लगे, हम जानते हैं कि जाने अनजाने में हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है और इसके लिए हम आपसे माफी भी मांग रहे हैं। आज जो आपका परिवार यहाँ मौजूद है, ये हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए आए हैं, आपसे मिलने। सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं मीरा, तो हो सके तो कुछ वक्त उनके साथ बिताइए, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सब भी अपने घर चले जाएंगे। अमर उठे और कमरे से बाहर निकल गए। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उन पर भरोसा करे या ना करे, पर अमर पर भरोसा करने की एक मजबूत वजह यह भी थी कि उन्होंने मीरा को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह मीरा को वो सब देने की कोशिश में लगे थे जो आज तक उसे नहीं मिला। मीरा सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद कमरे में ताई जी, चाची और सौंदर्या बुआ आई। वे तीनों मीरा के आसपास आ बैठी और मीरा से बातें करने लगी। मीरा ने सहज होकर सबसे बातें की, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके चेहरे के सामने बार बार अक्षत का चेहरा आ रहा था। रात के खाने में मीरा की आवभगत होती रही। उसके साथ किसी राजकुमारी की तरह व्यवहार किया जा रहा था और मीरा खामोशी से बस सब देख रही थी। देर रात मीरा अपने कमरे में आई। उसने कमरे में रखे फोन से निधि का नंबर डायल किया। उधर से निधि ने फोन उठाकर कहा, हेलो, कौन? निधि, हम बोल रहे हैं, मीरा। अब तो खुश हो ना तुम मीरा? तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? जाना था तो चली जाती, कोई नहीं रोकता तुम्हें, लेकिन अक्षत भाई का दिल क्यों तोड़ा तुमने? जानती हो आज तुम्हारी वजह से वो जेल में है, घर में सब दुखी हैं, वो तुम्हारी वजह से। सबकी फिक्र करती थी ना तुम, फिर आज ऐसा क्यों किया मीरा? निधि, एक बार हमारी बात तो सुनो। हमने जो कुछ भी किया, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम झूठी हो, तुमने झूठा वादा किया मुझसे। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा और तुम्हें अपने घर लेकर आई, पर मैं कहाँ जानती थी कि तुम हम सबका दिल तोड़कर जाओगी। हम मजबूर हैं निधि, तुम हमारी दोस्त हो, कम से कम तुम तो हमें समझो। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। कैसी मजबूरी मीरा? बच्ची नहीं हो तुम जो किसी ने आकर तुमसे कुछ कहा और तुम चल पड़ी उसके साथ। माँ, पापा, भाई सबने कितना प्यार दिया था तुम्हें, और आज वो सब इस हालत में है। ऐसा क्यों किया मीरा? अक्षय जी कैसे हैं? तुम्हें फर्क पड़ता भी है भाई की हालत से? वो रो रहे थे तुम्हारे सामने, तुमसे ना जाने की भीख मांग रहे थे। तुम्हारी आंखों के सामने उन्हें जलील किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, पर तुमने एक बार भी उनकी तरफ देखा तक नहीं। क्या यही था तुम्हारा प्यार? भाई की एक आंख पर तुम्हारी आंखों में आंसू निकल आते थे, फिर आज तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया मीरा? मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। उधर निधि भी सिसकते जा रही थी। एक तरफ उसकी दोस्त थी और दूसरी तरफ उसका भाई, जो इस वक्त दर्द में था। निधि कुछ देर खामोश रही और कहा, आज के बाद मुझसे बात मत करना मीरा। आज तुमने जो किया है वो करके तुमने मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ठेस पहुंचाई है। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने मीरा। निधि, एक बार हमारी बात तो सुनो। निधि ने मीरा की बात सुने बिना ही फोन काट दिया। मीरा ने फोन नीचे रखा। उसका मन बेचैनी से घिरा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और मन बहुत उदास था। वह खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और आसमान में खिले उस अधूरे चांद को देखने लगी। हाँ, वो अधूरी थी, अक्षत के बिना। सारी रात मीरा ने जागकर गुजार दी। उधर अक्षत हवालात में था। गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। उसे ना अपनी परवाह थी ना घर वालों की। वह बस मीरा की फिक्र में था। रात भर वह सोया नहीं। जिस्म मारे दर्द के बहुत दुख रहा था, पर उससे भी ज्यादा दर्द मीरा से दूर होने का था। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अक्षत को नहीं छुड़ा पाया। ऊपर से रात हो चुकी थी और ऐसे में अक्षत का छूटना पॉसिबल नहीं था। मीरा के पिता की शहर में बहुत धाक थी। ऐसे में इंस्पेक्टर भी उन्हीं के इशारों पर चल रहा था। जीजू को जब इस बारे में पता चला तो वह भी अगले दिन इंदौर आ पहुंचे। सोमी जीजू को देखकर अर्जुन को थोड़ी हिम्मत मिली और सुबह सुबह ही दोनों पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। अक्षत हवालात के कोने में मायूस सा बैठा था
उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह रात भर सोया नहीं। जीजू ने इंस्पेक्टर से बात की, लेकिन इंस्पेक्टर किसी भी हाल में अक्षत को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने उसके खिलाफ बहुत मजबूत केस बनाया। जीजू और अर्जुन दोनों ही परेशान थे कि आखिर अक्षत को कैसे छुड़ाया जाए। तभी जीजू को मीरा का ख्याल आया और वह अर्जुन को लेकर बाहर आया। साले साहब, मीरा से बात हुई आप लोगों की? एक वो ही है जो इस वक्त अपने पापा से बात करके अक्षत को छुड़वा सकती है। नहीं जीजू, मीरा से कोई बात नहीं हुई, उसका फोन भी अपने ही घर में है। अर्जुन ने हताश होकर कहा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं। जीजू ने अर्जुन को हिम्मत दी। इसके बाद दोनों अक्षत को वहां से निकालने की कोशिश में जुट गए। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन ना जीजू कुछ कर पाए ना ही अर्जुन। उन्होंने अक्षत के लिए जो वकील किया वो भी अमर का नाम सुनकर पीछे हट गया। जीजू पुलिस स्टेशन में ही थे। तभी इंस्पेक्टर के पास फोन आया और कुछ देर बात करने के बाद उसने कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल, छोड़ दो उसे। अर्जुन और जीजू ने सुना तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। इंस्पेक्टर उसकी ओर पलटा और कहा, वार्निंग देकर छोड़ रहा हूं। इस बार कुछ नाटक किया तो ऐसा केस बनाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं ख्याल रखूंगा। अक्षत ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे किसी को परेशानी हो, जीजू ने कहा। कुछ देर बाद अक्षत उनके सामने था। जीजू और अर्जुन उसे लेकर बाहर आए और घर के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद सभी घर पहुंचे। राधा का तो रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने जैसे ही अक्षत को उस हालत में देखा, उसे सीने से लगाकर फपक पड़ी। अक्षत को सभी उदास देख रहे थे। आज से पहले किसी ने भी उसे इस हाल में नहीं देखा। राधा उसे लेकर अंदर आई और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। दर्द और थकान की वजह से अक्षत वहीं हॉल में ही सो गया। राधा ने उसे कंबल उड़ाई और वहीं बैठकर उसका सर सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। विजय ने देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राधा, हमारा बेटा घर आ चुका है, दिल छोटा मत करो। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। कितना मारा है इसे इन लोगों ने। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज इसके साथ ये सब हो रहा है। राधा रोते हुए विजय के सीने से जा लगी। वे उसका सर सहलाकर उसे चुप करवाने लगे और नीता को अपने पास बुलाकर राधा को वहां से ले जाने को कहा। नीता राधा को लेकर उनके कमरे में चली आई। अक्षत शाम तक सोता रहा। उसकी आंख खुली। वह उठकर मीरा को ढूंढने लगा और फिर उसे याद आया कि मीरा को तो उसके पापा लेकर जा चुके हैं। उसके हाथ और कंधे में बहुत दर्द था, लेकिन अक्षत घर से बाहर आया, बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। नीता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षत बिना सुने वहां से चला गया। 1 घंटे की भाग दौड़ में आखिर उसे अमर के घर का पता मिल ही गया। अक्षत गुस्से से फुल स्पीड में वहां से निकला। नीता ने जब घर वालों को अक्षत के जाने के बारे में बताया तो सभी फिर परेशान हो गए। जीजू और अर्जुन गाड़ी लेकर नीता और दादी माँ ने राधा को संभाला। विजय को हिम्मत दादाजी दे रहे थे। उधर मीरा खामोशी से सब घर वालों के बीच बैठी थी। उसे देखने कोई लड़का आया था। लड़के ने मीरा को देखते ही पसंद भी कर लिया और रिश्ता तय हो गया, पर मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसके खामोशी के पीछे की वजह कोई नहीं जानता था। अक्षत जैसे ही बंगले के मेन गेट पर पहुंचा, गार्ड्स ने उसे रोक लिया। अक्षत अंदर जाने की जिद करने लगा और इस वजह से बाहर काफी शोर शराबा हो रहा था। अमर और बाकी सब बाहर चले आए, लेकिन मीरा वहीं बैठी रही। अमर ने जैसे ही अक्षत को वहां देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने गार्ड से कहा, उठा के बाहर फेंक दो इसे। मैं मीरा को लेने आया हूं और उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे, अक्षत ने चिल्लाकर कहा, जिसकी आवाज मीरा के कानों में भी आ गिरी। लेकिन वह खुद को मजबूत बनाई वहीं बैठी रही। वह नहीं चाहती थी कि अक्षत के सामने जाए और कमजोर पड़ जाए। अक्षत की बातों से अमर को और गुस्सा आ गया तो उन्होंने गार्ड से कहा, इसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो इसे। अक्षत को गार्ड ने पीटना शुरू किया। अक्षत पहले से घायल था और ऐसे में खुद को बचाना काफी मुश्किल हो रहा था। 2-3 घूंसों के बाद वह नीचे जा गिरा। उसकी दर्द भरी आह निकली और लगभग उसने बेहोशी की हालत में कहा, वो मेरी है, उसे मुझसे दूर मत कीजिए, मीरा को मेरे साथ जाने दीजिए। मीरा ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षत की आह ने उसे बेचैन कर दिया और वह बाहर आई।
अक्षत ने अधखुली आंखों से मीरा को देखा। मीरा ने जैसे ही उसकी ओर बढ़ना चाहा, अमर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मीरा ने भीगी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, हमें जाने दीजिए, वो मर जाएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। आपको अपना वादा याद है ना मीरा? अमर ने सख्त स्वर में कहा। तो मीरा के कदम वहीं रुक गए। न जाने कहां से उस वक्त अक्षत में जान आई। वह उठा और मीरा की ओर आने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे फिर से पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाने लगे। अक्षत चीखता चिल्लाता रहा, पर मीरा जैसे पत्थर बन चुकी थी। उसके सामने उसने कुछ नहीं कहा। गार्ड्स ने अक्षत को ले जाकर सड़क के उस ओर फेंक दिया। मीरा ये सब देखकर दौड़ते हुए अंदर आई। बाकी सब घरवाले ये देखकर हैरान थे, पर किसी में भी अमर से पूछने की हिम्मत नहीं थी। अमर जैसे ही अंदर आया, मीरा ने तड़प कर कहा, जब हम आपकी सब बात मानने को तैयार हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बदला ले रहे हैं उस औरत से जिसने हमें हमारी पत्नी और बेटी से दूर रखा, अमर ने कठोरता से कहा। पर इन सब में अक्षत जी की कोई गलती नहीं है, ना ही राधा माँ ने कुछ गलत किया है। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हम पत्थर दिल नहीं है मीरा, पर राधा को हम कभी माफ नहीं करेंगे। कहते हुए अमर वहां से चला गया। मीरा बेड के किनारे घुटने टेक कर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। आज जो कुछ हो रहा था उसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रही थी। अक्षत बुरी तरह हार चुका था। वह होश में नहीं था। किसी तरह वह उठा। अर्जुन और जीजू उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने अक्षत को संभाला और जीजू से अपने साथ लेकर पिछली सीट पर आ बैठे। तीनों घर पहुंचे। उसके होंठ से खून बह रहा था, शर्ट गंदी हो चुकी थी, बाल बिखरे और आंखें लाल। जीजू और अर्जुन किसी तरह उसे संभाल कर उसके कमरे तक लेकर आए। जैसे ही अक्षत को होश आया, वह वापस मीरा के लिए जाने लगा। जीजू ने उसे रोका तो उसने सबको साइड में धक्का देकर कहा, ऐसे कैसे कर सकती है वो? कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? उसे दर्द में देखकर हर किसी की आंखें नम थी। विजय ने यह सब देखा तो वह नीचे चले आए और दादू के पास आकर फफक पड़े। कोई भी पिता अपने बच्चे को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहेगा जिस हालत में अक्षत था। जीजू ने अक्षत को संभाला तो अक्षत वहीं घुटनों के बल गिरकर रोते हुए कहने लगा, उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, खुश रहेगी, फिर क्यों चली गई वो? उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। जीजू की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। अक्षत इस वक्त बच्चों की तरह रो रहा था। अर्जुन उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा आशु, तू ऐसे हिम्मत मत हार। अक्षत गुस्से से जीजू से दूर हुआ और कहा, कुछ ठीक नहीं होगा। उसने कहा था मुझसे शादी करने के लिए, मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। झूठ कहती है वो कि प्रार्थना करने से सब सही हो जाता है। फिर आज क्यों नहीं है वो मेरे पास? क्यों चली गई वो ऐसे? जीजू ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और ऐसे में अक्षत को संभालना मुश्किल हो रहा था। अक्षत ने अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा लाल था, आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। वह जीजू के पास आया और बदहवास सा कहने लगा, जीजू आपको तो पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करती है। आप बोलोगे तो वो आपकी बात सुनेगी। चलिए उसे लेकर आते हैं। उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे मेरी मीरा चाहिए। वो सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। वो मेरे लिए बनी है। उसने वादा किया था वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। चलो चलो उसे लेकर आते हैं। मैं जानता हूं वो खुश नहीं है। जीजू ने उसे गले लगा लिया और कहने लगे, शांत हो जाओ आशु, मीरा कहीं नहीं गई। हम लोग उसे वापस ले आएंगे, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। जीजू ने निधि की ओर इशारा किया तो निधि वहां से चली गई और कुछ देर बाद जूस लेकर आई और जीजू को दे दिया। जीजू ने वह मुश्किल से अक्षत को पिलाया और सिक के कमरे में उसे बेड पर लेटा दिया। अक्षत कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो गया। राधा उसका सर सहलाती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह बस लगातार भगवान से सब ठीक हो जाने की प्रार्थना कर रही थी। जीजू सबको लेकर नीचे आ गए और बताया कि उन्होंने अक्षत की जूस में नींद की दवा मिलाई है। अगर वह देर तक सोता रहा तो घबराए नहीं। अर्जुन ने यह सुना तो जीजू से कहा, यह आपने क्या किया जीजू?
तो और मैं क्या करता? उसकी हालत देख रहे हो, मर जाएगा वो ऐसे। उसके दिमाग का इस वक्त शांत होना बहुत जरूरी है। जीजू ने थोड़ा गुस्से से कहा। अर्जुन सहम गया और फिर कहा, लेकिन। जीजू उसके पास आए और कंधे पकड़कर आराम से कहने लगे, देखो अर्जुन, अक्षत सिर्फ मेरा साला नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त भी है और मेरे जैसा भी। उसे इतने दर्द में आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैं मानता हूं मैंने जो किया वो एक हद तक सही नहीं है, लेकिन इस वक्त उसका सोना बहुत जरूरी है। जिस दौर से वो गुजर रहा है उसके और तुम सबके लिए हानिकारक है। भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन जीजू के गले आ लगा और कहने लगा, वो मीरा से बहुत प्यार करता है जीजू, वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। जानता हूं अर्जुन, पर इस वक्त हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मीरा की खामोशी के सामने हमारी आवाज कुछ नहीं कर पाएगी। जीजू ने कहा, मुझे मेरे दोनों बच्चे सलामत चाहिए। कहते हुए राधा फफक पड़ी। जीजू ने उन्हें संभाला और सबको मुश्किल से खाना खिलाया। ऐसे माहौल में भला भूख कहाँ लगती है। सबको सोने भेजकर जीजू ने तनु से बात की। उसे सब बताया तो तनु भी वहां आने के लिए बोलने लगी, लेकिन जीजू ने उसे वही काव्या के पास रुकने को कहा। तनु को अपना और काव्या का ख्याल रखने को कहकर जीजू ने फोन रख दिया। जीजू ने मीरा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना वो मीरा से मिल पाए, ना ही उससे बात कर पाए। अगला दिन उदासी और गमहीन गुजरा। विजय, अर्जुन, जीजू सभी घर पर थे। पूरे 36 घंटे बाद अक्षत को होश आया और वह नींद से जगा। जैसे ही उठा उसने महसूस किया कि उसका बदन दर्द से टूट रहा है। अक्षत ने घड़ी में देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। उसे याद आया कि उसे ऑफिस जाना है। वह उठा और कबर्ड से ब्लैक शर्ट और जींस निकाल कर रख दी। नहाने चला गया। ये वही शर्ट थी जो मीरा ने पहनी थी और उसके बाद से अक्षत ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। अक्षत नहाकर आया, कपड़े पहने और नीचे चला आया। जीजू को हॉल में बैठा देखकर अक्षत थोड़ा हैरान हुआ और कहा, अरे जीजू, आप कब आए? बस कुछ देर पहले ही, जीजू ने कहा। अक्षत नाश्ते की टेबल की ओर आ बैठा और आवाज लगाई, मीरा, मेरी चाय कहाँ है? अक्षत के मुंह से मीरा का नाम सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद दवा का असर था कि अक्षत को अभी तक कुछ याद नहीं था। कुछ देर बाद ही नीता उसके लिए चाय नाश्ता ले आई। उसे देखकर अक्षत ने कहा, भाभी, आप चाय लेकर आई हैं? मीरा कहाँ है? वो आज उठी नहीं क्या? उसे पता है ना मुझे ऑफिस जाना होता है। अक्षत की बातें सुनकर नीता खामोश रही। ऐसे में वह उसे क्या जवाब दे। अक्षत ने नीता को चुप देखा तो चाय उठाई और पीने लगा। रघु सामने से अखबार हाथ में लिए आया और डाइनिंग पर रखकर चला गया। अक्षत ने अखबार उठाया और जैसे उसके पहले पन्ने पर छपी खबर पड़ी, उसके होश उड़ गए और बीते 2 दिनों की बातें उसे एकदम से याद आ गई। अखबार में शाम को होने वाली मीरा की शादी के बारे में लिखा था। अक्षत ने जैसे ही पढ़ा, उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। अक्षत उठा, अखबार वही डाइनिंग पर फेंका और वापस अपने कमरे की ओर चला गया। वह नहीं जानता था कि यह गुस्सा था या डर, पर उसकी आंखों के आगे मीरा के साथ बिताया एक एक पल आ रहा था। अक्षत अपने कमरे में आया। उसने शीशे में खुद को देखा और शीशे में ही मीरा के साथ बिताए पलों की यादें उभर कर आने लगी। अक्षत ने एक हाथ जोर से शीशे पर दे मारा। इसके बाद गुस्से और मीरा को खो देने के दर्द में उसे कुछ याद नहीं रहा। वह कमरे में रखी चीजों को फेंकने लगा। दीवार पर लगी अपनी और मीरा की तस्वीर को फेंक दिया। कमरे में लगे पर्दे उखाड़ दिए। ये सब करते हुए बार बार उसकी आंखों के सामने मीरा का चेहरा आ रहा था। उसका अक्षत की परवाह करना, उसकी आंखों में देखना, उसके साथ हंसना, परेशान करना, सब किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जो शर्ट उसने पहना था उसे भी उसने उतार कर फेंक दिया। अक्षत इस वक्त जो महसूस कर रहा था वह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने ड्रॉअर में पड़ी लाइटर निकालकर शर्ट जला दी और लाइटर जोर से फेंक दिया, जो कि खिड़की के शीशे टकराकर नीचे जा गिरा। नीचे बैठे लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो सभी भागते हुए ऊपर आए, लेकिन अक्षत के कमरे का दरवाजा बंद था। सभी उसे दरवाजा खोलने को बोल रहे थे। अक्षत ने चिल्लाकर सबको वहां से जाने को कहा और आकर पीठ के बल बिस्तर पर आ गिरा। गुस्से में उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने अभी भी मीरा का चेहरा था। गुस्सा अब दर्द का रूप ले चुका था। उसकी आंखों में आंसू बहकर कनपट्टी से होते हुए बेडशीट को भिगा रहे थे और अक्षत
निढाल पड़ा रहा। कानों में अब कोई शोर नहीं था, थी तो बस उसकी सांसों की आवाज जो अब धीमी पड़ने लगी थी। तो दोस्तों, ये था कितनी मोहब्बत है भाग 57। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगले भाग के साथ। बाय बाय।